हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी एक ऐसे ठग के बारे में है जिसे नाइजीरिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ठग कहा जाता है। इस ठग ने एक ऐसी अनोखी और हैरत अंगेज ठगी को अंजाम दिया जिसमें ब्राज़ील और नाइजीरिया के बैंक्स और वहाँ की सरकारों को हिला कर रख दिया। इस ठगी के बारे में जिसने भी सुना वो हैरत में पड़ गया, क्योंकि इस ठग ने $242 मिलियन में एक फर्जी एयरपोर्ट को बेच दिया जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो आखिर कैसे इस ठग ने इस ठगी को अंजाम दिया और कैसे वो पुलिस के हाथ लगा, ये सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है सन 1995 में, जब एक सुबह ब्राज़ील के नॉरो-एस्टे बैंक के मैनेजर के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन पर दूसरी तरफ नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे। सेंट्रल बैंक नाइजीरिया का वो बैंक है जो नाइजीरिया के सारे बैंक्स और सारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को रेगुलेट और कंट्रोल करता है, और इसी वजह से सेंट्रल बैंक के गवर्नर को गवर्नमेंट के एक बड़े मिनिस्टर का रैंक भी दिया जाता है। ब्राज़ील के बैंक मैनेजर को जब ये कॉल आता है तो उसे लगने लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ा और सीरियस मैटर है, और इसी वजह से नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने उसे कॉल किया है। अब फ़ोन पर बैंक मैनेजर और गवर्नर की बातचीत शुरू होती है, जिसमें गवर्नर बैंक मैनेजर से कहता है कि नाइजीरियन गवर्नमेंट नाइजीरिया के कैपिटल अबूजा में एक एयरपोर्ट बनाने का प्लान कर रही है। चूँकि अबूजा नाइजीरिया का कैपिटल था और वहाँ के बड़े शहरों में से एक था, इसलिए वहाँ की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा थी, और नाइजीरियन गवर्नमेंट चाहती थी कि वहाँ एक एयरपोर्ट बन जाए जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों का उस एयरपोर्ट पर आना जाना होगा। ये सुनते ही बैंक मैनेजर का इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो बहुत ध्यान से कॉल पर गवर्नर की बात सुनने लगता है। बातचीत के दौरान गवर्नर बैंक मैनेजर से कहता है कि नाइजीरियन गवर्नमेंट इस वक्त ऐसे इन्वेस्टर्स को ढूंढ रही है जो उनके एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकें, और इन्वेस्टमेंट की रकम होगी $242 मिलियन। साथ ही साथ गवर्नर बैंक मैनेजर से ये भी कहता है कि वो इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में और भी बैंक से बात कर रहे हैं, और जो भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाएगा और इन्वेस्ट करेगा वो उसके साथ टाई अप कर लेंगे। बैंक मैनेजर ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि एयरपोर्ट में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि एक एवरेज एयरपोर्ट भी साल के $200 से $250 मिलियन कमा के दे देता है, और इस तरह उनका इन्वेस्टमेंट एक साल में ही वापस आ जाएगा। बैंक मैनेजर कॉल के दौरान अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी गवर्नर उसके सामने एक ऐसा ऑफर रख देता है जिसे सुनते ही बैंक मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। गवर्नर बैंक मैनेजर से कहता है कि वो अगर इस इन्वेस्टमेंट डील को फाइनल करवा देता है तो वो उसे कमीशन के तौर पर $10 मिलियन अलग से देंगे। अब बैंक मैनेजर के सामने एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी, और ऊपर से $10 मिलियन का कमीशन, जिसमें उसे उन कस्टमर्स के पैसे इन्वेस्ट करने थे जो उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किए थे। अब मैनेजर को लगने लगता है कि इस डील में उसका डबल फ़ायदा है। वो बैंक को बिजनेस भी लाकर दे रहा है जिससे उसे बैंक से प्रमोशन और कमीशन मिलेगा, और साथ ही साथ नाइजीरियन गवर्नमेंट से $10 मिलियन का कमीशन अलग से मिलेगा। और कुछ देर की बातचीत के बाद वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए हामी भर देता है, इस बात से बेखबर कि वो जिस शख्स से फ़ोन पर बात कर रहा है वो कोई गवर्नर नहीं बल्कि इमैनुअल नूरी नाम का एक ठग है। इमैनुअल, जिसका ना तो एयरपोर्ट से कोई लेना देना था और ना तो वो एयरपोर्ट के बारे में कुछ भी जानता था, तो आखिर कैसे उसने इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दिया। इमैनुअल नूडी नाइजीरिया के यूनियन बैंक का डायरेक्टर था। एक प्राइवेट कमर्शियल बैंक होने की वजह से इमैनुअल की सैलरी इस बैंक में काफ़ी अच्छी थी और वो एक बहुत अच्छी और आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहा था। मगर इमैनुअल के लालच और एम्बिशन ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और मिलियन डॉलर्स में कमा सके, और तभी उसके दिमाग में ठगी का वो प्लान आता है जिसने उसे नाइजीरिया के इतिहास का सबसे बड़ा ठग बना दिया। हालांकि इमैनुअल एक बैंक का डायरेक्टर था और उसकी एक अच्छी खासी रेप्यूटेशन भी थी, मगर इतनी बड़ी ठगी को अंजाम देने के लिए ये रेप्यूटेशन काफ़ी नहीं थी, और इसलिए वो फैसला करता है कि वो सेंट्रल बैंक का गवर्नर बनकर इस ठगी को अंजाम देगा। और उसने बैंक मैनेजर को भी अपना नाम पॉल एग्बाई बताया, जो उस वक्त सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे। इस कॉल के बाद इमैनुअल 5 लोगों की एक टीम बनाता है। इस टीम में वही लोग शामिल थे जिन्हें इमैनुअल बहुत करीब से जानता था, और वो सभी बैंकिंग सेक्टर में काम करते थे जिन्हें बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में महारत हासिल थी। इन 5 लोगों को टीम में शामिल करने की एक वजह यह भी थी कि ये सभी नाइजीरिया के हर बैंक की डिटेल्स के बारे में जानते थे, खास करके सारे बैंक्स नाइजीरिया और नाइजीरिया के बाहर कैसे ऑपरेट करते हैं, और वो कौन से लोग हैं जो इन बैंक्स की बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन की मदद से उन्हें ये पता चला था कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर का नाम पॉल एग्बाई है, जो उन्होंने अपनी ठगी में इस्तेमाल किया था। टीम बनाने के बाद उन लोगों में ये तय होता है कि वो सबसे पहले दुनिया के अलग अलग कमर्शियल बैंक्स में एक फैक्स भेजेंगे। उस फैक्स में ये लिखा होगा कि ये फैक्स टूरिजिया विलियम की तरफ से भेजा गया है, जो नाइजीरिया के एविएशन मिनिस्ट्री के फाइनेंशियल और बजटिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं। वो लोग टूरिजिया विलियम का नाम का इस्तेमाल इसलिए कर रहे थे ताकि फैक्स रिसीव करने वालों को ये लगे कि ये फैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास लोगों की तरफ से भेजा गया है।
मगर यह सब एक झूठ था और इस नाम की कोई औरत एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इस फैक्स में भी उन लोगों ने एक बात बोल्ड अक्षरों में लिखी थी और वो ये थी कि नाइजेरियन एविएशन मिनिस्ट्री नाइजेरिया के कैपिटल अबूजा में एयरपोर्ट बनाने के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। चूँकि अबूजा सिटी को 4 साल पहले ही नाइजेरिया का कैपिटल घोषित किया गया था और नाइजेरियन गवर्नमेंट भी इसे डेवलप करने के लिए बहुत जोर लगा रही थी और यही वो वजह थी कि जिसके पास भी ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का प्रपोजल जाता उसे यही लगता कि प्रपोजल नाइजेरियन गवर्नमेंट की तरफ से आया है और वो उसे सच मान लेते। ऐसा ही एक फैक्स ब्राज़ील के नोरोएस्टे बैंक के मैनेजर को भी मिला था। ये फैक्स मैनेजर को इमैनुअल के कॉल करने से पहले भेजा गया था ताकि जब इमैनुअल गवर्नर बनकर मैनेजर से बात करे तब वो आसानी से उसकी बात का यकीन कर ले। इस बैंक मैनेजर का नाम था नेल्सन साकागुची, जो जापान का रहने वाला था, मगर ब्राज़ील में उसकी जॉब होने की वजह से वो अपनी फैमिली लेकर वहीं शिफ्ट हो गया था। नेल्सन साकागुची के पास जो फैक्स आया था वो देखने में बिल्कुल एक सरकारी फैक्स की तरह लग रहा था, जिसमें नाइजेरियन मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के डायरेक्टर के भी साइन थे। चूँकि नोरोएस्टे बैंक भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था और इसीलिए इस फैक्स के बाद नेल्सन साकागुची को लगने लगता है कि ये उसके बैंक के लिए एक अच्छा मौका है किसी डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करने का। इमैनुअल और उसकी टीम फैक्स करने के लिए जिस फैक्स मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले एक शख्स को रिश्वत खिलाकर उससे ख़रीद ली थी और इसी वजह से जिन लोगों के पास भी फैक्स जाता उनकी मशीन पर नाइजेरियन गवर्नमेंट का नंबर कोड जाता, जिससे किसी को भी ये शक नहीं होता कि ये फैक्स फर्जी हैं। नेल्सन साकागुची इस फैक्स के जवाब में ये लिखता है कि वो इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है और वो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहता है। और यहीं से शुरुआत होती है उस कॉल की जिसमें इमैनुअल सेंट्रल बैंक का गवर्नर बनकर नेल्सन साकागुची से बात करता है। इस कॉल पर ही साकागुची इस इन्वेस्टमेंट के लिए राज़ी हो जाता है और अब बारी थी उनके आमने सामने मिलने की। साकागुची इमैनुअल से कहता है कि वो या तो नाइजीरिया में मीटिंग रख ले या ब्राज़ील आ जाए मीटिंग करने, जिस पर इमैनुअल कहता है कि गवर्नमेंट अभी इस प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती है और अभी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में लगभग 4 से 5 साल लग जाएंगे और इसीलिए वो नाइजीरिया या ब्राज़ील में मीटिंग नहीं रखना चाहते क्योंकि वहाँ से इस प्रोजेक्ट की खबर लीक हो सकती है। मगर वो चाहे तो इजिप्ट और ब्राज़ील के बाहर कहीं मीटिंग रख सकते हैं। ये सुनते ही साकागुची इमैनुअल से कहता है कि उसे अगले हफ्ते किसी काम से लंदन जाना है और वो लोग अपनी मीटिंग वहाँ रख सकते हैं, जिसके लिए इमैनुअल फ़ौरन राज़ी हो जाता है और लंदन में 1 हफ्ते बाद ही उनकी मीटिंग फिक्स हो जाती है। चूँकि इमैनुअल एक गवर्नर के तौर पर साकागुची से मिलने वाला था, इसलिए इमैनुअल और उसकी टीम के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो जब साकागुची से मिलें तो गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर्स की तरह लगें और इसके लिए इमैनुअल और उसकी टीम ने इस 1 हफ्ते में अपनी पूरी तैयारी कर ली। इमैनुअल सेंट्रल बैंक का गवर्नर बना, वहीं अपने दूसरे साथी को डेप्यूटी गवर्नर बनाया और तीसरे साथी को एविएशन मिनिस्ट्री का डायरेक्टर। बाकी बचे 2 लोगों में से एक औरत थी जिसे डेप्यूटी गवर्नर की बीवी बनाया गया और 5वें शख्स को उनका पर्सनल सेक्रेटरी। इस तैयारी के साथ साथ उन लोगों ने वो ज़मीन और लोकेशन भी डिसाइड कर ली जिस पर वो लोग एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में साकागुची से बात करेंगे। अब वो लोग पूरी तरह इस मीटिंग के लिए तैयार थे और वो सभी फ़्लाइट पकड़कर लंदन के लिए निकल जाते हैं। लंदन पहुंचने के बाद वो सभी एक बहुत ही लग्जूरियस 5 स्टार होटल में रुकते हैं और जब साकागुची लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसे लेने के लिए इमैनुअल एयरपोर्ट पर लिमोजीन भेजता है और साथ ही साथ उसके लिए होटल का सबसे लग्जूरियस स्वीट बुक करवाता है। मीटिंग की शुरुआत में पर्सनल सेक्रेटरी बना शख्स इमैनुअल को गवर्नर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है और बाकी 2 लोगों को डेप्यूटी मैनेजर और डायरेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है। चूँकि उस ज़माने में ना तो गूगल था और ना ही इंटरनेट, इसीलिए साकागुची के पास उन लोगों के बारे में रिसर्च करने का कोई रास्ता नहीं था और यही वो वजह थी जो साकागुची को उनकी बताई हर बात सच लग रही थी। और जिस तरह इमैनुअल ने लंदन में साकागुची का स्वागत किया उससे साकागुची को और भी यकीन हो गया कि ये सब गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर्स हैं। मीटिंग के दौरान इमैनुअल साकागुची को वह ज़मीन दिखाता है जिस पर वो लोग एयरपोर्ट बनाने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी कहता है कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में लगभग 4 से 5 साल लग जाएंगे और इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा है। ये सुनते ही साकागुची इमैनुअल से कहता है कि वो जब भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे वो उन्हें पैसे दे देगा, जिस पर इमैनुअल उससे कहता है कि वो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए 4 से 5 साल तक नहीं रुक सकते, क्योंकि उन्हें कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को हायर करना होगा और इस प्रोजेक्ट के लिए मशीन्स और इसमें लगने वाला सारा सामान पहले से ख़रीद कर रखना होगा, इसीलिए उन्हें ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट अभी चाहिए होगा। ये सुनने के बाद साकागुची को इमैनुअल और उसकी टीम पर कुछ शक होने लगता है। साकागुची को कंफ्यूज और हिचकिचाते देख इमैनुअल उससे कहता है कि अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरे और भी इन्वेस्टर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं और चूँकि आपने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया था इसलिए हमने आपको $10 मिलियन का कमीशन अलग से ऑफ़र किया।
अब साकागुची को लगने लगता है कि एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और $10 मिलियन का कमीशन उसके हाथ से जा सकता है, और मन में शक होते हुए भी वो इस इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाता है और इमैनुअल से कहता है कि अब हम पार्टनर्स हैं और वो इस इन्वेस्टमेंट का पेपर वर्क की तैयारी शुरू करे। ये वो वक्त था जब इमैनुअल समझ चुका था कि अब साकागुची पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है और $10 मिलियन का लालच अब उससे कुछ भी करवा सकता है। इस मीटिंग के बाद लंदन में नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक और ब्राज़ील के नोरोएस्टे बैंक के बीच एक फर्जी एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसमें यह तय होता है कि नोरोएस्टे बैंक नाइजीरिया के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में $242 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, और ये बात थी सन 1995 की। इसका मतलब आज के ज़माने के हिसाब से ये रकम लगभग $415 मिलियन बनती है। लंदन की मीटिंग ख़त्म होने से पहले इमैनुअल साकागुची से कहता है कि वो उनके अकाउंट में $3 मिलियन ट्रांसफ़र कर दे, जिससे उन्हें कुछ एडवांस मिल जाए और उन्हें ये यकीन भी हो जाए कि साकागुची इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। साकागुची किसी भी कीमत पर इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, और इसीलिए वो $3 मिलियन का डाउन पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। हालांकि पहले डाउन पेमेंट के बाद ही उसे उन लोगों पर शक होने लगा था, मगर इमैनुअल उसे हर पेमेंट के बाद गवर्नमेंट की तरफ से बनाए हुआ बिल और डॉक्यूमेंट भेजता रहा, और इसीलिए अगले 3 सालों तक वो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता रहा, ये सोचकर कि वो एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। हालांकि ये पैसे सन 1995 से सन 1998 के बीच ट्रांसफ़र किए गए, मगर साकागुची ने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया, और इसीलिए बैंक मैनेजमेंट और बैंक ओनर्स सभी इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। चूँकि साकागुची बैंक के हर फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए जिम्मेदार था, और इसीलिए एक सिंगल $7 मिलियन के ट्रांसफ़र के लिए उसे किसी के अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं थी। इसका साफ मतलब था कि अगर उसे एक सिंगल $7 मिलियन से ज़्यादा का ट्रांसफ़र करना हो तो ही उसे बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये सभी ट्रांसफ़र अलग अलग देशों और अलग अलग अकाउंट्स में होने चाहिए। हालांकि सभी ट्रांसफ़र एक ही कंट्री नाइजीरिया में किए गए थे, मगर इन्हें अलग अलग देशों के बैंक अकाउंट्स के ज़रिए नाइजीरिया ट्रांसफ़र किया गया था, और साथ ही साथ हर ट्रांसफ़र की वैल्यू $7 मिलियन से कम थी। इसीलिए ना तो बैंक की किसी भी पॉलिसी का उल्लंघन हुआ और ना ही साकागुची को बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ी। और चूँकि बैंक के हर फॉरेन ट्रांसफ़र की जिम्मेदारी बैंक मैनेजर साकागुची की थी, इसीलिए किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उधर नाइजीरिया में इमैनुअल 17 बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहा था इन पैसों को घुमाने के लिए। वो हर बार अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे मंगाता, जिससे किसी को भी उस पर कोई शक ना हो। इन 3 सालों के दौरान इमैनुअल साकागुची को नकली डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़ और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज़ भेजता रहा, जिससे उसे ये यकीन रहे कि प्रोजेक्ट की तैयारी का काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इमैनुअल और उसकी टीम के सभी लोग बैंकिंग बैकग्राउंड से थे, और इसीलिए उन लोगों ने इन पैसों को रियल एस्टेट और शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। उन लोगों ने नाइजीरिया और दुनिया के अलग अलग देशों में ज़मीनें खरीदी और कई कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब तक इमैनुअल की ठगी और इतनी बड़ी रकम का ट्रांसफ़र पूरी दुनिया से छुपा हुआ था कि तभी सैंटेंडर बैंक, जो स्पेन का सबसे बड़ा बैंक था, वो नोरोएस्टे बैंक को एक्वायर करने का प्रपोजल नोरोएस्टे बैंक के सामने रखता है, जिसके लिए बैंक का मैनेजमेंट अप्रूवल दे देता है। चूँकि ये एक लंबा प्रोसीजर था जिसमें सैंटेंडर बैंक को नोरोएस्टे बैंक को एक्वायर करने से पहले उनके सारे एसेट्स और डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना था, ताकि वो एक सही वैल्यूएशन निकालकर बैंक को एक्वायर कर सकें। इस प्रोसीजर के लिए दोनों बैंक्स की एक बोर्ड टीम बनाई जाती है, जिसमें वो सभी एसेट्स और डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करेंगे और कंपनी का एक सही वैल्यूएशन निकालेंगे। और इस असेसमेंट में उस ठगी का पर्दाफाश होता है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रिव्यू के दौरान बोर्ड को पता चलता है कि नोरोएस्टे बैंक का 1/3 कैपिटल बैंक से गायब है, जो कि लगभग $240 मिलियन था। और तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर नेल्सन साकागुची को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और पूछते हैं कि पिछले 3 सालों में ये $242 मिलियन कहाँ गए। पूछताछ में साकागुची बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नाइजीरिया के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और उसमें होने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ बता देता है, और ये कबूल कर लेता है कि उसने पिछले 3 सालों में $242 मिलियन नाइजीरियन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को साकागुची की इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि पिछले 14 सालों से वो ईमानदारी से बैंक चला रहा था, और फिर उसने इतनी बड़ी रकम पिछले 3 सालों में ट्रांसफ़र कर दी, और वो भी उन्हें बिना बताए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाते हैं, जिसके बाद वो कमेटी एक एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना शुरू करती है। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि इन पैसों को अलग अलग देशों के अलग अलग अकाउंट नंबर्स में ट्रांसफ़र किया गया है, और जब इन अकाउंट नंबर्स के ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है तो उन सभी ट्रांजैक्शन में एक बात कॉमन निकलती है, और वो ये थी कि उन सभी अकाउंट से पैसे नाइजीरिया ट्रांसफ़र किए गए थे। हालांकि कमेटी ने ये तो पता लगा लिया था कि ये सारे पैसे नाइजीरिया भेजे गए थे, मगर वो ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि ये पैसे किन लोगों ने रिसीव किए हैं, क्योंकि नाइजीरियन गवर्नमेंट इस मामले में उनकी कोई भी मदद नहीं कर रही थी।
इसी दौरान स्विस बैंक नाइजीरियन बैंक्स पर प्रेशर बनाने लगती है कि वो अकाउंट होल्डर्स को आइडेंटिफाई करने में नोरोएस्टे बैंक की मदद करें, वरना वो स्विस बैंक में सभी नाइजीरियन अकाउंट्स को ब्लॉक कर देंगे। इस धमकी और प्रेशर के बाद नाइजीरियन बैंक्स कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अकाउंट्स की छानबीन करने के बाद इमैनुअल और उसकी टीम का नाम सामने आता है, मगर क्योंकि उस वक्त नाइजीरिया में फाइनेंशियल फ्रॉड के खिलाफ कोई कानून नहीं था, इसलिए इमैनुअल और उसकी टीम इतने बड़े फ्रॉड के बाद भी खुलेआम घूम रहे थे। इस पूरी ठगी के दौरान इमैनुअल ने कई ऑफिसर्स को रिश्वत भी खिलाई थी और ये एक बहुत बड़ी वजह थी उनके गिरफ्तार ना होने की। इसी दौरान सेंटेंडर बैंक नोरोएस्टे बैंक को एक्वायर कर लेता है, मगर ये डील नोरोएस्टे बैंक के वैल्यूएशन से बहुत कम में फाइनल होती है और इसकी सबसे बड़ी वजह थी ये स्कैम। साकागुची को ट्रायल के लिए स्विट्जरलैंड भेजा गया, जहां उस पर फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाकर उसे कई सालों के लिए जेल भेज दिया जाता है। बैंक के ओनर्स किसी भी कीमत पर इन पैसों को रिकवर करना चाहते थे और वो लोग अलग अलग देशों में लॉयर अपॉइंट करते हैं ताकि वो इस फ्रॉड में चोरी हुए पैसों को रिकवर कर सकें, मगर उन्हें कई मुश्किलों का सामना सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि नाइजीरियन गवर्नमेंट उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। और तभी नाइजीरिया में एक नया प्रेसिडेंट आता है जिसका नाम था जॉन ओबासांजो। प्रेसिडेंट बनते ही जॉन ओबासांजो और उसकी गवर्नमेंट के सामने कई फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस आते हैं। एकदम से इतने सारे फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आने के बाद प्रेसिडेंट ओबासांजो फाइनेंशियल क्राइम कमीशन नाम का एक डिपार्टमेंट बनाते हैं। ये डिपार्टमेंट सन 2003 से 2004 के बीच बनाया गया और इसी डिपार्टमेंट ने इमैनुअल के स्कैम को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इस इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि सारे सबूत पहले से ही मौजूद थे और फाइनेंशियल क्राइम कमीशन की पुलिस ने इमैनुअल और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद उन सभी को नाइजीरिया के अबूजा शहर में ट्रायल के लिए भेज दिया। चूँकि इमैनुअल ने ज्यूरी के कुछ मेंबर्स को भी रिश्वत खिलाई थी, इसलिए सुनवाई के दौरान जज इमैनुअल को चेतावनी देता है कि वो ज्यूरी के मेंबर्स को रिश्वत खिलाना बंद करे और वो ये केस नाइजीरिया के लेगोस शहर में ट्रांसफ़र कर देता है। ये केस लेगोस ट्रांसफ़र होने के बाद भी इमैनुअल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और इस बार वो फाइनेंशियल क्राइम कमीशन के हेड को रिश्वत खिलाने की कोशिश करता है, मगर इस बार उसकी ये कोशिश बुरी तरह से नाकाम हो जाती है और अब उस पर ठगी के साथ साथ रिश्वत खिलाने का केस भी दर्ज कर लिया जाता है। कोर्ट और फाइनेंशियल क्राइम कमीशन डिपार्टमेंट का पूरा ध्यान इस बात पर था कि किसी तरह इमैनुअल से पूरा पैसा रिकवर कर लिया जाए और इसके लिए वो इमैनुअल के सामने एक डील रखते हैं कि अगर उसने पैसे वापस कर दिए तो वो उसकी सज़ा को कम कर देंगे। अब पुलिस और इमैनुअल के बीच नेगोशिएशन शुरू होता है, जिस पर इमैनुअल पुलिस से कहता है कि वो उन्हें $10 मिलियन लौटा देगा, मगर पुलिस उससे ये कहती है कि उसे कम से कम $80 मिलियन लौटाने होंगे। इमैनुअल नेगोशिएशन को बढ़ाते हुए दोबारा पुलिस से कहता है कि वो उन्हें $40 मिलियन से ज़्यादा नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास बस इतना ही है। तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर इमैनुअल से कहता है कि वो अगर $80 मिलियन से कम पैसे लौटाएगा तो उसकी सज़ा में कोई कमी नहीं की जाएगी। ये सुनने के बाद इमैनुअल कुछ सोचने लगता है और फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहता है कि ठीक है, वो उन्हें $80 मिलियन लौटा देगा। इस रिकवरी के साथ साथ नाइजीरियन गवर्नमेंट इमैनुअल पर $10 मिलियन का फ़ाइन भी अलग से लगाती है और वो भी उसे भरना पड़ता है। इस कोऑपरेशन और रिकवरी के बाद कोर्ट उसे 5 साल की सज़ा सुनाता है, मगर वो 2 साल के अंदर ही जेल से बाहर आ जाता है क्योंकि उसने नाइजीरियन गवर्नमेंट पर ही केस कर दिया था कि उन्होंने उससे लूटे हुए पैसों से ज़्यादा रिकवर किए और उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वो इन केसेस को जीत गया, जिसके बाद नाइजीरियन गवर्नमेंट को इमैनुअल को $50 मिलियन लौटाने पड़े और ये सब कुछ मुमकिन हुआ उन रिश्वत की वजह से जो इमैनुअल ने गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स को खिलाई थी। इतनी बड़ी ठगी, जेल की सज़ा और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद इमैनुअल अब एक ऐशो आराम की आज़ाद ज़िंदगी गुजारने लगा और उसने इन पैसों से नाइजीरिया में अपने लिए एक महल बनाया और बिल्कुल वैसी ज़िंदगी जी जैसी वो हमेशा जीना चाहता था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।